नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इन्वेस्टिंग विद पंकज में। और मैं हूं आपका दोस्त पंकज शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे मार्केट में साइकिल्स काम करते हैं, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, और वो क्यों जनरेट होते हैं। तो ये टॉपिक जो है, इसकी रेलेवेंस दो तरीके से बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये कि आप इसे ये समझ सकते हैं कि मार्केट में अगर कुछ रिएक्शन आ रही है तो क्यों आ रही है, और दूसरी बात, स्ट्रक्चरली अगर मार्केट को हमें समझना है तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हम ये देखना चाहते हैं कि मार्केट में जो बेसिक ड्राइवर है, हमने हमेशा जैसे डिस्कस किया है, एक तो वैल्यूएशन होता है, प्राइस टू अर्निंग सबसे सिंपल मैट्रिक्स है उसका, और दूसरी चीज है अर्निंग्स की ग्रोथ, ईपीएस की ग्रोथ। तो ये दोनों चीजें आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, कैसे काम करती हैं, और स्पेशली थर्ड क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं उनमें ये बहुत क्लियरली उभर के सामने आ रहा है कि जो इंडिया इनकॉर्पोरेटेड या इंडिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो स्ट्रगल कर रहा है ईपीएस। अब एक चीज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीक्यू जो है, सीक्यू रिजल्ट मतलब कि अक्टूबर से लेके दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे नहीं। लिस्टेड कंपनीज में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे जहाँ पे कि रिजल्ट या तो मिस है या फिर उतने एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाए जो कि एनालिस्ट को थे, या तो रेवेन्यू के टर्म्स में या प्रॉफिट के टर्म्स में, या बोथ रेवेन्यू और प्रॉफिट के टर्म्स में। और इसका एक सबसे बड़ा अच्छा पैमाना है ये है कि निफ्टी 50 कंपनीज को देखा जाए। निफ्टी 50 मतलब 50 जो सबसे बड़ी कंपनीज है, निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। और उस पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे अलग अलग एस्टिमेट आ रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक टाइप में भी एक रिपोर्ट आई, इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं और जो मेटल कंपनीज है, वो बड़े कट्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात, ऑटोमोबाइल्स पे है, कंज्यूमर स्टेपल्स में है। कंज्यूमर स्टेपल्स मतलब इस तरह की कंपनी जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे कि उन्होंने कहा कि अर्बन मार्केट में काफ़ी सारा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। और भी कंपनीज है जैसे कि एशियन पेंट्स है, काफ़ी सारा डिक्लाइन हुआ वाई ओ वाई प्रॉफिट में। और ये जो चीज़ें हैं कि किसी भी तरह के सेक्टिकल सेक्टर में भी, जैसे कि ऑयल एंड गैस भी है, वहाँ पर भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही। फार्मास्यूटिकल, आईटी कुछ हद तक इस ट्रेंड को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे दल फिर भी ठीक ठीक है। बट एक बहुत बड़ा जो स्पेस है, अगर आप किसी भी चीज़ को देखें तो कंज्यूमर कंपनीज जो होती हैं वो एक पैमाना होते हैं कि सेक्टर में क्या हो रहा है, बल्कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है। क्योंकि कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन इस बात को दर्शाता है कि इकोनॉमी में कितनी रोबस्टनेस। एक बहुत सिंपल मैट्रिक्स है कि अगर आप देखें हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि अगर आप उनके कंजम्पशन की बात करें तो करोड़ों की तादाद में 80 से 100 करोड़ लोग हिंदुस्तान के उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते होंगे। और अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट हो इस तरह की कंपनी के रिजल्ट। अब कितना खराब है ये, तो एक रिसर्च जो है जेएम फाइनेंशियल, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने किया जो 72% ऑफ निफ्टी कंपनीज ने जो FY27 FY26 के जो ईपीएस है उसमें कट्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब कट्स का मतलब क्या होता है कि एक एस्टिमेट होता है। जैसे आप बड़ी सिंपल समझिए कि पूरे साल में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस बात से बहुत रिलेटेड है कि उससे पहले के पीरियड में क्या हो। तो आप सोचें कि अगर कोई नंबर सिंपल भाषा में समझिए कि 10 है और 20% ग्रोथ हो रही है तो 12 हो जाएगा। अगर ये 10 वाला नंबर ही 9 हो गया या 8 हो गया तो 12 होना इम्पॉसिबल है, और वो चीज देखने को मिल रही है। अभी तक 50 में से लगभग 26 कंपनीज ने जो अर्निंग्स रिपोर्ट की हैं, वहां पे जो ग्रोथ है वो सिर्फ 5% से भी कम है। और ये नॉमिनल ग्रोथ है। कभी इस बारे में दोबारा चर्चा करेंगे कि नॉमिनल रियल में क्या फर्क होता है, लेकिन सिंपल भाषा में ये नंबर खराब है, ये नंबर अच्छा नहीं। और इसका मतलब ये हुआ कि जब नंबर खराब आया, सेकंड क्वार्टर में एक बार ऐसा हुआ कि नंबर खराब आए, तो थर्ड क्वार्टर में भी नंबर खराब आ रहे, तो मतलब ये है कि जो आगे की एक्सपेक्टेशन होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक बेस है जो हमने जस्ट एग्जांपल दिया कि अगर कोई नंबर 10 है और 10 के बाद 20% ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं तो 12 हो जाएगा, नंबर 12 हो जाएगा। लेकिन अगर वो नंबर 10 की जगह 8 हो गया या 9 हो गया तो डेफिनेटली 12 का नंबर अचीव हो ना। तो FY25 के एस्टीमेट, FY26 के एस्टीमेट कट होंगे। FY27, FY28 थोड़ा फार इन फ्यूचर है, तो उन पे जितना असर पड़ेगा पड़ेगा, लेकिन फिर भी उससे अगर रेलेवेंस होगी कि नियर टर्म में क्या होगा। बहुत सारे और ब्रोकरेज फर्म लाइक मोतीलाल ओसवाल ने भी लगभग यही कंक्लूजन निकाला है कि जो निफ्टी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं वो अच्छे हैं। अब अगर आप देखें कि ये जो स्लो डाउन है वो सबसे बड़ा स्लो डाउन है कोविड के बाद से। और अगर आप देखें पिछले, मेरा जो मार्केट का एक्सपीरियंस है वो 20 साल से ज़्यादा है, और ये 20 साल में दो सबसे बड़े इवेंट हुए, कोविड हुआ और एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2008 में।
इन दोनों इवेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो पिछले 2-3 क्वार्टर में वो देखने को मिल रहा है, वो सबसे बड़ा अर्निंग स्लो डाउन। और ये अर्निंग स्लो डाउन इसलिए भी रेलेवेंट है कि जो एक्सपेक्टेशन थी, हम आपको चार्ट दिखाएंगे यहाँ पे, जो ग्रोथ हो रही थी, जो चार्ट दिख रहे थे, वो बहुत अपवर्ड थे, और कि अचानक से जो फॉल आया है वो बहुत ही चिंताजनक। अब ये जो चार्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हम दो चीजें दिखा रहे हैं। एक तो क्या है कि आप जिस चीज को, चार्ट को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आपको जो पिंक जो लाइन दिख रही है वो ईपीएस दिख रहा है, और जो ग्रीन लाइन दिख रही है वो निफ्टी दिख रहा है। देख सकते हैं कि निफ्टी में ग्रीन में फॉल हुआ है। जो निफ्टी का लेवल था 25,000 26,000 के आसपास, वो गिर के नीचे आया है। अब ईपीएस का ग्रोथ अगर आप देखें, चार्ट का पहला हिस्सा देखिए, पिंक लाइन, वो अचानक से काफी ऊपर जा रहा है। वो जो अर्निंग्स में ग्रोथ आ रही है, ईपीएस में जो ग्रोथ आ रही है निफ्टी कंपनीज की, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ये पिछले 8-10 महीने में फ्लैट रही है। ये जो चार्ट है, लगभग आपको यहाँ पे 12 महीने दिख रहे हैं, और 12 महीने आपको दिख रहा है कि पहला जो पार्ट है, लगभग 3-4 महीने का जो पार्ट है, वो तेजी से ग्रोथ दिख रही है। लेकिन लास्ट के 8 महीने में जो ग्रोथ है, लगभग टेपर होगी, बहुत कम ग्रोथ। और समझिए इस बात को कि ये जो चार्ट है, ये लॉन्गर टर्म चार्ट, ये जो चार्ट है वो ये दिखा रहा है आपको कि किस तरह से निफ्टी की जो ग्रोथ होती है वो पैचेस में होती है। कभी बहुत तेज ग्रोथ होती है, कभी कम ग्रोथ होती है। अब क्या हुआ कि ये जो FY20 हो था, जो इस चार्ट को आप देखें कि ये पहले ग्रो करेगा, फिर फ्लैट होगा, फिर ग्रो करेगा, फिर फ्लैट होगा, लेकिन फोकस करिए पिछले 5 साल, FY20 ऑलमोस्ट। FY20 आपको ये देखने को मिलेगा कि जिस तरह से अर्निंग्स ग्रोथ कर रही थी, जैसे हम सिर्फ सिंपल ये देखें कि FY21, FY22 जो इम्पैक्ट आया था कोविड का, उसके बाद से अर्निंग्स की ग्रोथ बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत फैंटास्टिक। लेकिन अब जो चीज आपको देखने को मिल रही है वो ये कि पेपर हो गई। पेपर हो गई मतलब क्या है कि जिस तरह की अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, और जिस तरह का अर्निंग्स ग्रोथ पिछले 3-4 सालों में देखने को मिल रहा था, कोविड के बाद जो रिकवरी शुरू हुई, वो चीज कंप्लीटली डिसिपेट हो गई है, मतलब कंप्लीटली वैनिश हो गई है। एक और चीज, हमेशा ईपीएस ग्रोथ जो है, वो जो ई पार्ट है पी का, उसको भी बढ़ाती है, और जो पी है वो भी बढ़ता है। मतलब ऑप्टिमिज्म जो है इन्वेस्टर की, देखिए बड़ी कमाल की चीज है ये। जो कंपनी अच्छा ईपीएस ग्रोथ डिलीवर कर रही है, उसके बारे में लोगों की एक्सपेक्टेशन और अच्छी हो जाती है, ऑप्टिमिज्म और बढ़ जाता है। ऑप्टिमिज्म बढ़ने से क्या होता है कि जो पी मल्टीपल इन्वेस्टर उसको दे रहा है, वो और भी ज्यादा देने लगता है। किसी कंपनी का अर्निंग्स ग्रोथ अगर 15% है और उसका 25% हो जाए, तो लोग उसके लिए पी भी ज्यादा देने लगे। कैसे? लोगों को लगेगा यार 3 साल में तो अर्निंग बढ़ के डबल हो जाएंगी। तो वो जो पी का एक्सपेक्टेशन है, वो वैल्यूएशन का जो एक्सपेक्टेशन है, अर्निंग से बहुत लिंक, बहुत रिलेटेड। और जैसे ही अर्निंग्स का फॉल हुआ, तुरंत आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिली। सितंबर का लास्ट हफ्ता जो था, वो पीक था मार्केट का। बहुत अच्छी चीजें हुई, फेड ने रेट कट किया, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है, मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। और अगर आप इस पीरियड को देखें कि याद करिए कि सेकंड क्वार्टर जो था, सेकंड क्वार्टर रिजल्ट कब आया? लगभग फर्स्ट वीक अराउंड अक्टूबर से शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो रिजल्ट आना शुरू हुए, तो पूरी की पूरी जो एक्सपेक्टेशन थी टेपर होना शुरू हो गई। फिर जीडीपी के नंबर जो इतने अच्छे नहीं आए, फिर लोग कहेंगे अरे यार ये तो ट्रम्प टेंट्रम आ गया, या जो भी कुछ है। लेकिन नेट बात ये है कि अर्निंग्स ग्रोथ को बहुत ज्यादा देर तक दरकिनार नहीं कर सकते, इग्नोर कर सकते, और वो चीज आपको यहाँ पे दिखे। ये निफ्टी का पी है पिछले 10 सालों का। देखिए, इस पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी कि जब भी ईपीएस ग्रोथ के बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं, बहुत अच्छा हो रहा होता है, तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है कि पी भी थोड़ा एक्सपेंड करता है। पी के बारे में लोग ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक। एक और चीज जो देखने को मिलेगी कि मार्केट में हमेशा, स्पेशली एक, कभी इस बारे में और डिस्कशन करेंगे कि इमर्जिंग मार्केट वर्सेस डेवलप मार्केट, लेकिन मार्केट जो है वो हमेशा ग्रोथ को बहुत वैल्यू करता है। मतलब उनका कहना ये होता है, इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन का, कि अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो वो उसकी थोड़ी बहुत गलतियां माफ कर दे। लेकिन जैसे ही वो ग्रोथ खत्म होती है, वैसे ही बहुत क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। अभी बहुत सुंदर एग्जांपल देखिए, बहुत बढ़िया एग्जांपल एशियन पेंट्स के केस। किस तरह से जैसे ही ग्रोथ खत्म हुई, अर्निंग्स में गिरावट आना शुरू हुई, लोगों ने उन पे 50 तरह के सवाल करना शुरू कर दिया। आप न्यूज में उठा के देखिए, अरे मैनेजमेंट गलत कर रहा है, मैनेजमेंट को ये गड़बड़ है। अरे whenever the bad things start to happen, people start questioning
a lot of things about the company, about the management, about the strategy. Market day for growth. हायर इक्विटी से ईपीएस ग्रोथ का मतलब होता है ज़्यादा कॉन्फिडेंस। ज़्यादा कॉन्फिडेंस मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का मतलब विलिंगनेस टू पे हायर। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी तो आप ज़्यादा पैसा देना पसंद करेंगे, ज़्यादा अच्छे भाव में उसको खरीदना आपको ओके होगा। यू विल फाइंड दैट। और ये विलिंगनेस जो है वो हाई वैल्यूएशन लेके जाएगी, और हाई वैल्यूएशन का मतलब होगा कि more chances of future underperformance. It happened in the market, like when the market was around, as I said, September 2024 के आसपास जब मार्केट भी किया, बहुत सारी ऑप्टिमिज्म बिल्डिंग थी, ये भी अच्छा था, वो सब था, तो उसकी वजह से फ्यूचर आउट परफॉर्मेंस बहुत अनलाइकली दिख रही थी, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बिल्डिंग हो गई थी कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो डेफिनेटली वो एक गिरावट वाला लाजमी था। और भी नेगेटिव इम्पैक्ट इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, फॉरेन इन्वेस्टर को लगता है कि यार अभी तो मार्केट में अंदर जाने की घुसने की कोई जरूरत, क्योंकि आदमी सोच नहीं यार। और एक नेटवर्क इफेक्ट आना शुरू होता है कि चार कंपनी, देखिए इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इंटरलिंक। जैसे हमने कहा कंजम्पशन अगर कम होगा तो कंजम्पशन कम होने का असर बहुत जगह दिखेगा। एफएमसीजी कंपनीज में ड्यूरेबल्स को तो दिखेगा ही। उसके अलावा एक जनरल ऑप्टिमिज्म या जनरल एक चीज लोग बोलते हैं, इनकम लोगों की नहीं हो रही, अर्निंग नहीं हो रही तो कंजम्पशन कम हो रहा है, तो सब चीजें इतनी लिंक्ड हैं आपस में। एक नेटवर्क इफेक्ट जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करना शुरू करता है। और ये सब चीजें मिलकर ऐसा होता है कि जैसे अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही तो हायरिंग भी नहीं करेगी, वो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं। इस तरह से मार्केट करेक्शन जो है, मार्केट करेक्शन हमेशा जब कभी मार्केट अच्छा होगा, इन्वेस्टर की ऑप्टिमिज्म में थोड़ा करेक्शन होगा, लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी की ब्रेक देखते हैं उसको। लेकिन जब भी थोड़ा गड़बड़ हो रही थी अर्निंग्स में, लोग इतना इमीडिएटली इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लोग इतना जल्दी विलिंग नहीं होते किसी चीज में इन्वेस्ट। इस सब माहौल में थी क्या है कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो कि अच्छा कर रही हैं। डेफिनेटली मार्केट अच्छा हो या खराब हो, आपको दूसरे तरह के आउटलायर्स, मतलब कि अच्छे मार्केट में भी खराब करने वाली कंपनी, तो खराब मार्केट में भी अच्छा करने वाली कंपनी आपको जरूर। फॉर एग्जाम्पल एयरटेल का एग्जाम्पल है। एयरटेल जो है एक बहुत अमेजिंग केस स्टडी है। अगर आप इसके स्टॉक प्राइस को देखें, वो हम कभी एयरटेल के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे तो डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझना काफी होगा कि ये कंपनी जियो के ऑनस्लॉट को झेलने में बड़े सक्सेसफुली कामयाब हुई। और एक बड़ा क्वेश्चन मार्क का से कभी बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में कि किस तरह से उन्होंने कस्टमर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको फोकस करना शुरू किया कि यार कस्टमर में अच्छी क्वालिटी का चाहिए जो ज्यादा पैसा दे सके। कई लोगों ने बोला यार आप छोटे कस्टमर आपके चले जाएंगे। मैनेजमेंट वाज ओके एंड द कंपनी वाज फाइन। यार हमको कस्टमर जो चाहिए वो अच्छा चाहिए। तो ARPU जो होता है, मतलब एवरेज जो आप पर कस्टमर से जो बनाते हैं पैसा, वो जो चीज़ है वो बहुत तेजी से इनकी अच्छी हुई, बेटर हुई। और इसका ऑफकोर्स स्टॉक प्राइस में तो इम्पैक्ट दिखे था ही, लेकिन थर्ड क्वार्टर रिजल्ट की जहाँ पे बात कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। और इसके बारे में काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी अच्छे पैरामीटर, जैसे कि इंडिया बिजनेस में क्या ग्रोथ हो रही है, आउटपुट कितना हो रहा है, वो सब बहुत अच्छे। ऑफकोर्स इम्पैक्ट दिखा उसका। ये जो आप इस चार्ट में, जो पिछले एक हफ्ते का चार्ट है, आप जो लास्ट वाला पार्ट है जिसमें अचानक सबको स्टॉक प्राइस में पिकअप दिख रहा है, ये उसी वजह से हुआ है कि रिजल्ट अच्छा है। लोग बड़े मतलब एक्साइटेड हो गए कि यार कंपनी बहुत अच्छा कर। फिर ये थोड़ा सा लॉन्गर टर्म एग्जांपल है। पिछले 6 महीने में क्या हुआ इस कंपनी में, मार्केट जब इतना खराब कर रहा है, लगभग आपने देखा कि 4-5 महीने में मार्केट ने लगभग 13-14%, 12% की गिरावट देखी है। दिस कंपनी इज अप ऑलमोस्ट 17-18%। सो अगर आप क्यूमुलेटिवली देखें कि मार्केट नीचे गिर रहा है और ये कंपनी ऊपर जा रही है, मतलब 30% के आसपास आउट परफॉर्मेंस इस कंपनी, ऑल बिकॉज ऑफ गुड नंबर्स, ऑल बिकॉज ऑफ गुड परफॉर्मेंस विच द कंपनी इज डिलीवर्ड। एक और एग्जांपल है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ने जो नंबर दिखाए, ऑफ कोर्स दे आर नॉट एज एक्साइटिंग एंड एज ग्रेट एज व्हाट एयरटेल हैज डन, बट स्टिल considering the overall environment, the numbers are still okay. And that is something which you are seeing in the revenue growth, PAT growth, वो सब दिख रहा है। एक सब डिविडेंड भी दिया 100 रुपए का। 100 रुपए डिविडेंड काफी होता है ब्रेक शेयर के हिसाब से, और अगर डिविडेंड यील्ड के हिसाब से 2-2.5% अच्छी डिविडेंड। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको देखने को मिला कि भाई थोड़ा सा रिकवरी आपको स्टॉक में दिखेगी। अगर हम स्टार्ट को देखेंगे, पिछले 6 महीने का चार्ट आपको दिखा रहा है कि फिर भी ये कंजम्पशन बास्केट का एक स्टॉक हो। मतलब अगर आप देखें ड्यूरेबल्स में या फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आएगा, 2 व्हीलर खरीदना या 4 व्हीलर खरीदना, तो उसके हिसाब से स्टॉक को फिर भी स्ट्रगल करना पड़ा। अब ये जो चीज़ है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ों
वो तो डेफिनेटली ज़्यादा फायदा, उन खराब चीज़ों को भी उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन हीरो होंडा टाइप की, और एक जो हीरो मोटोकॉर्प, सॉरी होंडा से तो बहुत पहले जेडी खत्म हो गया, लेकिन जो हीरो मोटोकॉर्प जो है उस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो दिखा रहा है कि कंजम्पशन के बारे में अभी भी लोगों का कंसर्न है। तो ऑफकोर्स रिजल्ट अच्छा आया तो लोगों को ठीक लगा, रिजल्ट तो अच्छा बताया था सेट की रिजल्ट ठीक ठीक था, तो लेकिन 6 महीने के हिसाब से आप स्टॉक प्राइस देखें तो आपको इम्पैक्ट दिख ही रहा है। अब आगे क्या हो सकता है? डेफिनेटली गवर्नमेंट ने दो बहुत अच्छी चीज़ें की हैं। तो क्या कि उन्होंने एक टैक्स कट किया, बजट में अनाउंस किया। दूसरा आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट भी काटे, रेट भी कम किए 25 बिप्स 0.25% से। ये देखने वाली चीज़ ये है कि फोर्थ क्वार्टर एंड फर्स्ट क्वार्टर में क्या होगा। फिलहाल जो आसार लग रहे हैं, फोर्थ क्वार्टर तो चैलेंजिंग लग ही रहा है रिजल्ट के हिसाब से, लेकिन उम्मीद ये है कि ये सब जो स्टेप लिए जा रहे हैं उनसे थोड़ा फायदा, और ये एक बात क्या होता है, बेस इफेक्ट करना शुरू हो जाता है कि सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड, जैसा हमने बोला कि नंबर्स खराब थे, तो इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत चांसेस है कि सेकंड क्वार्टर FY26 मतलब जो रिजल्ट आएंगे अक्टूबर नवंबर इस साल में 2025 में, उसमें बेस इफेक्ट का थोड़ा फायदा हो। बेस इफेक्ट मतलब पर पिछले साल के नंबर थोड़े कम है तो वाई वो नंबर अच्छे दिखेंगे, ऐसी उम्मीद थी। क्या ऐसा होगा, ऑफकोर्स टाइम विल टेल, बट उम्मीद ये है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। USD INR भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि USD INR जो क्या होता है, ये एक्सचेंज रेट होती है, वो फॉरेन इन्वेस्टर के एपेटाइट को और उनके इन्वेस्टिंग को प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। सितंबर में जब फेड ने रेट कट किया था, उसके बाद से लेके अब तक जो गिरावट है रुपए की USD के साथ के 4-5% के हिसाब से, वो मतलब ये है कि अगर मार्केट गिर रहा है 12% NRI के लिए या किसी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, तो उसका डॉलर में तो गिरावट और ज्यादा हो रही, क्योंकि रुपया भी डेप्रिशिएट हो। अगर 12-13% निफ्टी गिरा या कोई स्टॉक प्राइस गिरी, तो अगर आप USD में उसको देखेंगे तो वो कंबाइंड हो गया था इफेक्ट्स। 12-13% यहाँ पे प्राइस गिरी और 4-5% अगर रुपया गिर गया USD के कंपैरिजन में, तो USD में जो उनको रिटर्न होता है 16-17% डाउन हो गए, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। की टेकअवेज क्या है? EPS का जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन उसमें डेफिनेटली दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी भी तरह की कोई अच्छी खबर रेवेन्यू ग्रोथ में या पैट ग्रोथ में नहीं दिख रही है। कंजम्पशन स्लो डाउन जो है वो सिर्फ रिलेटेड स्टॉक नहीं है, और भी कई जगह देखने को मिल रहा है इम्पैक्ट। और EPS कट्स के साथ, जैसे हमने बोला कि 10 और 12 रुपए वाला जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, EPS कट के साथ वैल्यूएशन जो होते हैं, अब EPS मतलब डिनोमिनेटर, तो प्राइस सेम रहा लेकिन EPS कम होगा तो वैल्यूएशन बढ़ गई ना, लोगों को लगेगा यार मार्केट अभी भी उतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो एक बड़ा इन्वेस्टर्स का साइकी उससे अफेक्ट होता है। सिंपल भाषा में जैसे हम देखें कि अगर 100 रुपए की कोई चीज़ है, 100 रुपए की प्राइस है और 10 रुपए का अर्निंग है, तो कितना पीओ। लेकिन अगर वो 10 को आप 9 कर देंगे या 8 कर देंगे, तो क्या होगा, 100/9 और 100/8 11 पॉइंट समथिंग या 12 पॉइंट समथिंग होता है, तो वैल्यूएशन अचानक से बढ़ी हुई देखने लगती है EPS कट्स के साथ। तो वो चीज़ इन्वेस्टर की साइकी को अफेक्ट करती है। फॉरेन इन्वेस्टर का आना ना आना इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है कि USD INR का क्या होगा और जनरल EPS ग्रोथ का क्या आउटलुक है। तो ग्रोथ जब भी, whenever growth takes a back seat, market like India will have a stuck, और ये सबसे बेसिक कारण है। तो आप चाहे कितने भी कारण ढूंढ लीजिए कि ऐसा हुआ है, FI एग्जिट कर रहे हैं, ये हो रहा है, सब एक सिम्टम्स है। कॉज बेसिकली ये है कि जो EPS है, EPS में आपको गिरावट वैल्यूएशन, तो जो वैल्यूएशन है वो एक लिमिट तक ही सपोर्ट कर सकते हैं, लिमिट तक ही स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन EPS की गिरावट का इम्पैक्ट जरूर आएगा। रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या मैसेज है? पेनफुल ग्राइंड जो है, पेनफुल ग्राइंड अभी अपने 6 महीने तक चलने वाला है, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। देखिए मार्केट में सेंटिमेंट कब चेंज होगा, सेंटिमेंट कब बदलेगा, इसके ऊपर हम एक बात करेंगे डिटेल में, बट कहने का मतलब ये है, फिलहाल जो आसार लग रहे हैं वो ये है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्साइटमेंट लाने वाली चीज़ें भी काम नहीं कर रही, जैसे बजट है या फिर इनकम टैक्स में जो कट किया गया वो काम नहीं किया, उसे रेट कट किया गया उसने काम नहीं किया। कोई स्पेक्टेकुलर टर्न अराउंड आप उम्मीद नहीं कर सकते फिलहाल। ये समय है कि स्टॉक प्राइस को देखने के बजाय स्टॉक को समझा जाए, कंपनी को समझा जाए। टिकर को देखते रहेंगे तो डिप्रेशन ही होगा, इसके लिए स्टॉक प्राइस को देखने की बजाय कंटिन्यूसली आप स्टॉक को समझें, कंपनी को समझें। जो कई सारे स्टॉक भी जो है जिनकी की तरफ सेल्स एंड EPS ग्रोथ दिख रही है और जो करेक्ट नहीं है, उन पर थोड़ा ज़्यादा लगता है। जैसे कोई जो स्टॉक है, तो फॉर एग्जाम्पल में अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार इंडिया तो कंजम्पशन बास्केट है, इंडिया कंजम्पशन बास्केट है, तो मतलब
थोड़ा बहुत टेम्परेरी ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर 18-20% कम में मुझे हीरो मोटोकॉर्प अवेलेबल है तो व्हाई नॉट, आई शुड रिसर्च दैट कंपनी मोर एंड अंडरस्टैंड इट बेटर। कुछ एक सेक्टर में, फार्मा आईटी के सामने हमेशा बोला है, कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी शायद दिखेंगी, और लॉन्गर टर्म स्टॉक्स जो अगर आप आइडेंटिफाई करे हैं, जो कि आप ऐसा लगता है कि भाई ये आज अच्छे प्राइस पे है, तो आप उनको भी देख सकते। Once again, thank you so much. This is what I want to discuss with you. Always remember, if you learn more, you will invest better. Thank you so much for watching. This is Pankaj and you're watching Investing with Mark. Once again, we'll meet you very soon on a different topic, on a different, on a different aspect of market. Thank you once again.